Hello students, I am Iram Fatima, Assistant Professor, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का मेरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो कई सारी थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो इस टॉपिक को हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनीज़ को जो है ये कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं, थ्योरीज लगानी पड़ती हैं। तो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करने के लिए पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको थ्योरेटिकली समझते हैं और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके उसको हम एक आर्ट की तरह यूज़ करते हैं कि हमको उसको जो है फ्यूचर में प्रैक्टिकली कैसे जो है डिसीजन मेकिंग में यूज़ करना है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही थ्योरीज़ में भी है, जैसे हम हर सब्जेक्ट में हर एक की थ्योरी पढ़ते हैं। मार्केटिंग थ्योरी, ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी, अकाउंटेंसी में भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी ये थ्योरी होती है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ह्यूमन को, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर ही, ह्यूमन से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम बात करते हैं वो ह्यूमन की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ वर्क करता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इन सारे की टर्म्स को हमने जो स्टार्टिंग में सारा इंट्रोडक्शन जो पढ़ा उसको समझने के बाद हमें ये पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कौन कौन सी थ्योरीज़ यूज़ होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, क्योंकि आज का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो डाइवर्स वर्क है। आप किसी भी डेजिग्नेशन में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी भी वर्किंग में है, तो उसमें आपसे किसी एक पर्टिकुलर वर्क के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो चाहते हैं एक ह्यूमन से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को निकलवाना, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स जो है वो करवा लेना, क्योंकि ह्यूमन की स्किल्स हो और जो है उसके अंदर जो एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे होते जा रहे हैं, होमोजीनियस की जगह हेट्रोजीनियस होते जा रहे हैं। होमोजीनियस में क्या होता था कि हमको एक डेजिग्नेशन, हमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में हमको क्लर्क का वर्क दे दिया, तो होल लाइफ पर्सन जो है वो सिर्फ अपने क्लर्क का ही वर्क करता था। लेकिन आज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाइवर्सिफाई हो गए हैं। वो पर्टिकुलर पर्सन से कई सारे टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट वर्क्स करा सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा कैपेबल पर्सन चाहते हैं जो उनसे हर तरीके का काम उनका पूरा कर सके। ठीक है, और तो वो चाहते हैं कि उसका जो वर्क है वो एथेंटिक हो और जो है वो चाहे किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनका मतलब ये है कि वो उनके डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर है, उसमें डाइवर्सिटी कैसी है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल की इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, वो कैसा एफिशिएंट काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशनल की लर्निंग कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं कि हमें वहाँ पे कैसा अपना एटीट्यूड शो करना है, कैसा हमारा किस तरह की जॉब के लिए किस तरह का पर्सनैलिटी फिल होगा। ये थ्योरीज हमें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स पता ही है कि हमको फॉर्मल कब बिहेव करना है, इनफॉर्मल कब बिहेव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम कभी कभी उसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कभी निगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही होती हैं तो हम पॉजिटिव चलते हैं और निगेटिव होती हैं तो हम उसके निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को उसी में ढालना पड़ता है, उसी के हिसाब से वर्क करना पड़ता है, उसी में पॉजिटिव होना पड़ता है। ठीक है, जब पर्सन कहता है कि आई लाइक माई जॉब, मतलब कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे जो काम पसंद है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना एटीट्यूड अपने वर्क के प्रति। अगर ये एटीट्यूड इसीलिए कहा जाता है कि जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक कि पर्सन अपना 100% देगा, और जब तक उसका वो काम नहीं हो, ज़बरदस्ती आपको बीच में आप उसको कोई वर्क कर दें तो उस काम में एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, वो उस वर्क को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला होता है वो पर्सन का एटीट्यूड होता है।
इसमें जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब कि ये जो है एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप एटीट्यूड और बिहेवियर का। इसीलिए सबसे पहले एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि जो है क्या रिलेशनशिप होता है एटीट्यूड और बिहेवियर का किसी भी पर्सन में। इसीलिए इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पर्सन का कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है एटीट्यूड और बिहेवियर उसके वर्क के लिए, उसकी जॉब के लिए वो कितना है। ये थ्योरी जो है हमको बताती है कि कोई पर्सन अपनी जॉब में कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है इंडिविजुअल, और हमें कोशिश करनी चाहिए उसका जो नेगोशिएट है, मतलब कि वो जिस काम को करने के लिए मना कर रहा है जिससे अनकंफर्टेबल है तो क्यों है, अगर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या स्किल की ज़रूरत है तो उसे हम प्रोवाइड करें जिससे वो अपना 100% दे पाए। क्योंकि हर पर्सन अपना हर चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसके अंदर कई टैलेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से हम उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं कर सकते हैं, तो अगर उसके अंदर एक दो कमी है तो हमें उसको देखना चाहिए और समझना चाहिए और उसको स्किल प्रोवाइड करनी है या उसको जो है किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो हम उसे दे सकते हैं, जिससे वो उस अपने वर्क को जो है 100% कर सके। प्लस पॉइंट तो ये है ही है कि उसके अंदर और सारी क्वालिटी हैं, सिर्फ एक दो क्वालिटी को छोड़ करके। तो इन अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हम मिनिमम डिसोनेंस से, मतलब कि मिनिमम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस परेशानियों को हटा करके, या हमें उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे पर्सन में नहीं मिल सकती या जनरली पीपल में नहीं मिलती है, लेकिन अगर उसके अंदर है और एक दो चीज़ों की कमी है तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं कर सकते, उसके एटीट्यूड्स को जो है चेंज कर सकते हैं, उसकी जॉब के लिए उसको पॉजिटिव प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी जो फर्स्ट थ्योरी थी वो ये थी द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसमें हम ये पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी। इसमें हमें क्या होता है कि जो है कई सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं और जो है ऑर्गेनाइजेशन में हम कई तरह की पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट जो है वो उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन उस अपनी जॉब से कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर तो नहीं हो रहा है। मीन्स के जो है ये बहुत निगेटिव पॉइंट होता है जिस जगह पे लोग बहुत जल्दी जल्दी जॉब दे करके बहुत जल्दी जल्दी हटा रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए फेमस हो जाता है कि यहाँ पे रिक्रूट करने के बाद 6 मंथ्स में या 1 ईयर में निकाल देते हैं। तो अगर अच्छा पर्सन भी होता है, अच्छा इंडिविजुअल भी होता है, तो वो चाहता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे मेरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ऐसा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी टर्नओवर होता है, तो वहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा पर्सनैलिटी को फिट करें, वहाँ पे इंटरव्यू को टफ कर देते हैं, जल्दी किसी को हायर नहीं करते हैं, बट ऐसा पर्सन हायर करते हैं जहाँ पे टर्नओवर ना हो, जल्दी जल्दी पर्सन वहाँ से ना हटे। तो ये थ्योरी हमें ऑर्गेनाइजेशन को ये सिखाती है कि हमें किसी पर्सन को हायर करने के बाद उसको जल्दी जल्दी अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन से जल्दी जल्दी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जब भी नया पर्सन आता है तो कई सारे जो है नॉसेंस, कई सारी परेशानियां जो है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी कई बार इससे नुकसान होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें ये कही जाती हैं कि सेटिस्फैक्शन और टर्नओवर को कम करने के लिए हमें पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी का यूज़ करना चाहिए, जिसमें हम ऐसे पर्सन को उस वहाँ पर रखें जिसको हमें जल्दी वहाँ से हमें हटाना ना पड़े और उसके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हो, वो सारी कैपेबिलिटीज़ हो जो हम उससे चाहते हैं। तो हम इंटरव्यू में और उसके फॉर्म फिलिंग में पहले ही एप्लीकेशन टाइम में कंफर्म कर लें कि हमें जो चाहिए है उस पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, या वो उनका जो इन्वायरमेंट है उसमें वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो बेसिकली कहा जाता है कि पर्सनैलिटी टाइप्स जो वर्क होते हैं इन्वायरमेंट में, मतलब किसी पर्सन को अगर किसी जगह वर्क करना है, किसी इन्वायरमेंट में काम करना है, तो बेसिकली उसको जो है हमें 6 पर्सनैलिटी टेस्ट में कर लेना चाहिए। कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को वर्क करना है तो हम उसकी 6 पर्सनैलिटीज़ को चेक करेंगे, जैसे कि वो पर्सन रियलिस्टिक है या नहीं है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव पावर है कि नहीं है, वो आर्टिस्टिक है या नहीं है, वो सोशल है कि नहीं है, वो एंटरप्राइजिंग है या नहीं है, वो कन्वेंशनल है कि नहीं है। तो ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, वो पर्सन के पहले ही कर लेने चाहिए, जिसमें हमें बार बार टर्नओवर करना ना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी में। इसमें एक चीज़ और कही जाती है कि बहुत ज़रूरी है पर्सनैलिटी थ्योरीज़ में कि जो मैनेजर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके के, क्योंकि हर पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंस होती है। तो इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके सिलेक्शन में अलग पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और अगर हम मैनेजर्स को
टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हायर परफॉर्मिंग होती है, उनको जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटीज़ उनके जॉब्स के हिसाब से मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी ये जो डॉक्यूमेंट थ्योरी है वो साइकोलॉजिस्ट जॉन हॉलैंड ने दी थी। इनकी थ्योरी में उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय को अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो जो है अपनी जॉब को जल्दी जल्दी खुद से लीव मत करे या फिर उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन बाहर ना करे। ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और जो उसका ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट है उसके साथ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ पर्सनस होते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पर्सनस को डिफरेंट हो नहीं पाते, इन्वॉल्व नहीं होता, उनका डिफरेंट होता है। लेकिन कभी कभी उनको ऑर्गेनाइजेशंस को उनसे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका इन जो उनसे चाहिए, जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से जो है हमको ये थ्योरीज पढ़नी पड़ती इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूटिलाइज करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम लोग पढ़ते हैं कि हम उसको बेसिकली कैसे यूज़ करें कि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट हम लोग जो है वो सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।